नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया और मेरे साथ हैं आशुतोष चतुर्वेदी। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की सभी खबरें, सभी महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और ये खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। चलिए तो करते हैं शुरुआत धुआंधार अंदाज से। पहली खबर पर डालते हैं नजर और आज देखिए, अब एक खौफनाक तस्वीर कर्नाटक से आई, क्योंकि जब गांव के लोग अचानक दहशत में आ गए। बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी इतनी भयंकर थी कि स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाई। अच्छा, चारों तरफ अफरा-तफरी, आग की भयानक चिंगारी से लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग चिल्ला रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर बेहद खौफनाक और डराने वाली है, जब बिजली के खंभों में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गई, जब अचानक चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये वीडियो कर्नाटक के यादगीर जिले की जालीबेंची गांव की है, जब अचानक आई तेज आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं की चपेट में आकर मेन बिजली की लाइनें टूटकर गिर पड़ी, जिससे भीषण शॉर्ट सर्किट हो गया। मंगलवार देर रात हुई इस घटना में करीब 100 घर बुरी तरह से प्रभावित हुए। करीब 100 से अधिक घरों में टीवी, फ्रिज, पंखे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए। हादसे की शुरुआत मल्लिकार्जुन मंदिर के पास स्थित एक पुराने ट्रांसफार्मर पोल से बताई जा रही है। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मची हुई है। इस भयानक घटना के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें बिजली के खंभों से निकलती चिंगारियां, छतों से उठता धुआं और घरों से निकलती आग की लपटें दिख रही हैं। इस घटना में 2 लोग जख्मी हुए हैं। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बढ़ती गर्मी ने अपना भीषण असर दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए, बढ़ती गर्मी में सबसे आम बात यह हो जाती है कि जंगलों में आग भड़क उठती है, और इन दिनों ऐसी ही आग राजस्थान के प्रतापगढ़ के जंगलों में भी लगी है। रिपोर्ट देखिए। जमीन पर आग की लपटें और आसमान में धुएं का गुब्बार। जंगल के चारों तरफ लगी आग कितनी भयानक है, आसमान में उड़ते धुएं के गुब्बार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि बढ़ती गर्मी का असर है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जंगलों में आग की लपटें भड़क रही हैं। ये तस्वीर राजस्थान के प्रतापगढ़ के छोटी सादुड़ी की है, जहां पूरी पहाड़ी मानो आग का गोला बन गई हो। आग कैसे लगी ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन संदेश यही जताया जा रहा है कि ये भड़कती आग भीषण गर्मी का असर है। जंगल की इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की पूरी टीम मौके पर है और आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बढ़ती गर्मी और तेज हवाओं का झोंका आग को बुझाने में मुश्किल खड़ी कर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके के आसपास जाने वाली गाड़ियों पर रोक दिया गया है, क्योंकि आग की वजह से पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रतापगढ़ के छोटी सादुड़ी की पहाड़ी पर पिछले कई दिनों से ये आग लगी हुई है, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब देखिए, ये भी खबर राजस्थान से, क्योंकि हैरान करने वाली खबर है जोधपुर से। जब 2 गुटों के बीच आपसी विवाद हुआ तो बात किडनैपिंग तक पहुंच गई और इसका वीडियो भी सामने आया है। पहले गाड़ी से गाड़ी की टक्कर, फिर निकली एक जोरदार आवाज, फिर दोनों एक दूसरे से उलझ गए। 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठे अलग अलग गुट हैं और गाड़ी की टक्कर के साथ एक शख्स को किडनैप करने में जुटे हैं। लाइव किडनैपिंग का यह वीडियो जोधपुर से सामने आया है। यह वारदात जोधपुर के ओसियां कस्बे की है। रात के अंधेरे में इसे अंजाम दिया जा रहा था। कहा जा रहा है कस्बे में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद के बाद यह वारदात सामने आई। इस घटना के बाद मौके पर एक और तस्वीर देखने को मिली, जब एक बोलेरो गाड़ी आग की लपटों से घिरी दिखी। गाड़ी धू धू कर जलती रही और थोड़ी देर बाद गाड़ी जलकर खाक हो गई। पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिली, मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों गुट मौके से फरार हो गए। यह वारदात क्या है और कैसे हुआ, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक महिला ने दम तोड़ दिया है। देखिए, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए। सड़क पर लापरवाही और बेलगाम रफ्तार का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई। यह हादसा रानीपुर झाल के पास हुआ। तेज रफ्तार कार बेकाबू हुई और नियंत्रण खोते हुए डिवाइडर से टकरा गई। बीच सड़क पर कोहराम मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी मची और पता चला कि कार में बैठी महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक शगुन अग्रवाल यूपी के सहारनपुर की रहने वाली थी, जो अपने परिजनों के साथ घर लौट रही थी।
इस दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना के तमाम एंगल की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर इस तरह के हादसे आए दिन होते रहते हैं। ज्यादातर मामलों में तेज रफ्तार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो जानलेवा साबित हो रही हैं। देखिए, रील के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने का खेल नहीं रुक पा रहा है। और असम में तो गजब ही हो गया। यहां एक युवक ट्रेन की पटरी के बीचों बीच लेट गया और उस पर ट्रेन गुजर गई। उसके बाद क्या हुआ, आप पूरी रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो खतरनाक भी है और जानलेवा भी। वीडियो असम के हैलाकांडी का है, जहां एक युवक रेलवे ट्रैक पर डेयरिंग शूट कर रहा है। वो रेलवे ट्रैक के बीचों बीच लेटता है, मोबाइल कैमरा ऑन करता है और ट्रेन के नीचे का पूरा सीन शूट करता है। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है और कुछ सेकंड्स के बाद वो खड़ा हो जाता है। वीडियो के बैकग्राउंड में एक सॉन्ग भी बज रहा है ताकि वीडियो को और पावरफुल बनाया जा सके। युवक की यह करतूत जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस एक्शन में आई और पापुल आलम नाम के इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कोर्ट से उसे बेल मिल गई। रील की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने का यह वीडियो अपने आप में नया जरूर है, लेकिन कितना खतरनाक है आप देख पा रहे हैं। इससे पहले भी असम में कार पर स्टंट करते युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रेलवे ट्रैक पर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो उत्तर प्रदेश से भी आ चुका है। प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद युवकों का ये पागलपन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार इस तरह के वीडियोस बनाने में लोगों की जान भी जा चुकी है। और अब एक सवाल, अगर जंगल काटे जाएंगे तो जानवर कहां जाएंगे? जवाब यह है, जाहिर है जानवर आबादी वाले इलाके में आएंगे। अब देखिए, खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां जंगली जानवरों को आबादी वाले इलाके में आने का सिलसिला लगातार जारी है। जंगलों में रहने की जगह कम पड़ी तो गजराज शहर की तरफ भागे। जंगलों में खाने की कमी हुई तो गजराज शहर के बाजार में भागे। जंगलों की कटाई के बाद हालात कैसे बदल रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। यह वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जब हाथी राजा ने जंगल से यहां के बाजार का रुख कर लिया। जंगली हाथी को देखकर लोग खौफजदा जरूर हुए, लेकिन गजराज ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक दुकान में रखी आटे की थैली उठाई और चलते बने। जाहिर है गजराज को भूख लगी होगी और जंगल में खाने का सामान नहीं मिला तो आबादी वाले इलाके में चल पड़े। यह कोई पहली बार नहीं है जब आबादी वाले इलाके में किसी जानवर की एंट्री हुई हो। इसका सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि हरिद्वार का अधिकांश क्षेत्र जंगल से लगा हुआ है और राजाजी टाइगर रिजर्व भी लगा हुआ है, जिसके चलते जंगली जानवर खाने की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में घुस आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वन महकमा इनको आबादी क्षेत्र में आने से रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। तो ठीक, सोच, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़िए। जरा सोच लेते हैं, हाँ। अगर जंगलों के बीचों बीच सड़क से जा रहे हैं और अचानक आपके सामने बाघ आ जाए। देखिए, कुछ ऐसी तस्वीर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश से सामने आई, जब खूंखार जानवर जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। देखिए रिपोर्ट। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, सड़क पर आपकी गाड़ी भरती रफ्तार, लेकिन अचानक सामने आ गया खूंखार जानवर टाइगर। यह वीडियो मध्य प्रदेश का है, जब बाघ जंगल से सड़क पर आ गया। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये खूंखार जानवर जंगलों से निकलकर सड़कों पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नर्मदापुरम से, जहां रात के अंधेरे में एक बाघ सड़क पर दबे पांव नाइट वॉक करता हुआ नजर आया। जैसे ही कुछ लोगों की इस पर नजर पड़ी, उन्होंने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसका पीछा करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बाबई के पास बागड़ा तवा का बताया जा रहा है, जहां मंगलवार रात जंगल से निकलकर बाघ सड़क पर आ गया। सड़क पर टाइगर के घूमने की खबर लगते ही वहां से गुजरने वाले समेत गांव वालों में दहशत फैल गई। कुछ ग्रामीण ने सड़क पर घूमने वाले बाघ की खबर वन विभाग के अधिकारियों को दी। बताया जा रहा है कि तवा बाघ का बैकवाटर गर्मी के कारण कम होने से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का बाघ रिजर्व क्षेत्र से निकलकर सड़क पर आ गया होगा। और अब बात करते हैं मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की। कहा जा रहा है कि राणा गुरुवार को भारत की धरती पर लैंड करेगा। देखिए, भारत पहुंचने के साथ ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का पूरा हिसाब होगा और 26/11 हमलों के उस राज से पर्दा उठाएगा, अब तक किसी को नहीं पता। विमान से लैंडिंग के बाद तहव्वुर राणा का क्या होगा, उसे कहां ले जाएंगे, ये हम आपको बारी बारी से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए ये तहव्वुर राणा है कौन। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे। देखिए, 26/11 मुंबई हमलों में आरोपी
डेविड कोलमैन हेडली के साथ रेकी का आरोप है इस पर, और हमलों में लश्कर तैयबा की मदद की भारत में आपराधिक साजिश, हत्या सहित कई आरोप है इस पर। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आरोप है। आईएसआई और लश्कर का सक्रिय सदस्य रह चुका है, 7 भाषाओं की इसकी जानकारी है। 2009 में अमेरिका के शिकागो से इसे गिरफ्तार किया गया था। अभी ये कनाडा का नागरिक है और पाकिस्तान में जन्मा, मेडिकल की डिग्री है और सेना में डॉक्टर की नौकरी कर चुका है। मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा अब 26/11 हमले का मददगार। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होने के बाद उसे अमेरिका से रवाना कर दिया गया है। आतंकी हमले का ये मददगार कल भारत पहुंच जाएगा और उसके बाद इसका सही इलाज होगा। अब तहव्वुर राणा का हिसाब भारत में होगा। ये भारत के बड़े दुश्मनों में से एक है। इसने 26/11 मुंबई हमले में अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। कल सुबह दिल्ली में तहव्वुर राणा लैंड करेगा। इस आतंकी को एनआईए के हेडक्वार्टर लाया जा सकता है। राणा के प्रत्यार्पण में एनआईए की 7 लोगों की टीम है। देश के वरिष्ठ वकील भी इस टीम का हिस्सा हैं। एडीजी रैंक के अधिकारी इस टीम को लीड कर रहे हैं। तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी। राणा ने दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली को भारत की यात्रा करने में मदद पहुंचाई थी। तो तहव्वुर राणा को भारत लाना सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता है। चुनौती बड़ी थी। राणा अमेरिका में 14 साल कैद में रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2023 में भारत को उसके प्रत्यार्पण की मंजूरी दी थी। अब आपको बताते हैं, जानिए कि तहव्वुर राणा केस में कब कब क्या हुआ और क्या है उसकी पूरी टाइमलाइन। ये बताना और जानना जरूरी है, क्योंकि कब क्या हुआ। देखिए, 28 अगस्त 2018 एनआईए के स्पेशल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट निकलता है और 4 दिसंबर 2019 अमेरिका को प्रत्यर्पण के लिए डिप्लोमेटिक नोट जाता है। 10 जून 2020 को बाइडेन ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रशासन को प्रत्यार्पण को समर्थन करने की बात कही और 2020 में यह ऑर्डर दे दिया गया। 2020 कोविड के कारण राणा जेल से रिहा हुआ और 16 मई 2023 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रत्यर्पण का आदेश और सितंबर 2024 अपील कोर्ट से राणा की याचिका खारिज हो गई। उसके बाद क्या हुआ आशुतोष? 21 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट से राणा की याचिका भी खारिज हो गई। 25 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी गई और 6 फरवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। और आगे क्या हुआ विकास? 7 अप्रैल 2025 प्रत्यार्पण पर रोक की आपातकालीन याचिका भी खारिज कर दी गई और उसके बाद राणा के भारत लाने का जो रास्ता था वो पूरी तरह से साफ हो गया। मतलब चुनौती मुश्किल भरी थी, रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यह बड़ी सफलता। मुंबई हमले में 26/11 को जो कुछ भी हुआ, उनके आरोपियों को कतई माफ नहीं किया जा सकता और सबसे बड़े आरोपी अजमल कसाब को फांसी हो चुकी है। 26/11 के पीड़ित तहव्वुर राणा की फांसी की मांग कर रहे हैं। इन पीड़ितों में देविका भी है। जब देविका ने उस काले दिन के बारे में एनडीटीवी को बताया तो क्या कुछ कहा, रिपोर्ट देखिए। जब मुंबई के साथ दहल गया था पूरा देश। तारीख 26/11/2008, वो तारीख जिसके घाव आज भी जिंदा है। तहव्वुर राणा के आने की खबर के साथ ही पीड़िता देविका का दर्द जिंदा हो गया, जिन्हें उस वक्त पैर में गोली लगी थी। सुनिए देविका की जुबानी उस रात की कहानी। 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बैंड्रा से हम सीएसटी के लिए गए थे। सीएसटी में 12 और टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू जाके आजा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बॉम्ब स्फोट होता है, गोली फायरिंग होने लगती है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कांगो में लोग इन दिनों सैलाब से परेशान हैं। लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। और देखिए, बाढ़ की वजह से अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। लोग इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने वक्त रहते राहत नहीं पहुंचाई।
सड़क पर जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी है। लोग इसी सैलाब से गुजर रहे हैं। इसी सैलाब की जद में ट्रक, कार और मोटरसाइकिल भी है। इसी परेशानी से गुजरकर लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार से शिकायत है कि लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए वक्त रहते मदद नहीं पहुंचाई गई। कांगो की राजधानी किनशासा के घर और मकान भी सैलाब के साए में हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। रविवार को 10 लोगों की जान जाने के बाद मौत का आंकड़ा 33 हो चुका है। पिछले हफ्ते कांगो में हुई जोरदार बारिश के बाद एंडजिली नदी में सैलाब आ गया और पानी का रुख रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ गया। हालांकि सरकार का दावा है कि राहत एवं बचाव की टीम ने 100 से ज्यादा परिवार को मुसीबत से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा है। बाढ़ की वजह से कांगो और राजधानी को जोड़ने वाली सड़कें डैमेज हो चुकी हैं। कई जगह दीवारें गिर चुकी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं हो पा रहा। प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए 4 इमरजेंसी कैंप लगाए हैं। उधर अमेरिका में भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। अमेरिका के कई शहरों में बाढ़ का कहर जारी है और केंटुकी के बाद अब फ्रैंकफर्ट के हालात भी खराब हो रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश जारी रहेगी, जिससे हालात और खराब होंगे। अमेरिका के 6 राज्यों में सैलाब का कहर है। टेनेसी, आर्कांसस और इंडियाना के बाद केंटुकी और अब फ्रैंकफर्ट से आया ये वीडियो डराने वाला है। बाढ़ का पानी घरों में दाखिल हो चुका है और लोगों को वहां से आने जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात और बिगड़ सकते हैं क्योंकि इन राज्यों में अभी भी बारिश होने वाली है। अल्बामा, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में टोर्नाडो के भी आसार हैं। रही सही कसर अमेरिका के दक्षिण की नदियों में आए तूफान ने पूरी कर दी है। हालात केंटुकी के भी नहीं बदले। लोगों को इस बात का इंतजार है कि कब पानी का स्तर कम हो और कब राहत का काम शुरू हो। केंटुकी में पिछले कई दिनों से जारी तूफान ने इस तबाही को दोगुना कर दिया है, जिसमें अब तक 20 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि ये तूफान गुजर चुका है, लेकिन अपने पीछे सैलाब का डर छोड़ गया है, जिसके दायरे में टेनेसी, आर्कांसस और इंडियाना जैसे राज्य हैं। बाढ़ ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि टेक्सास से ओहियो तक गैस और बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया गया है। लोगों को अपने घर बचाने के लिए रेत भरे बैग दिए जा रहे हैं। और बात अब क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर की। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया है। जी हां, तेंदुलकर और उनके परिवार ने पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। खेल के माहौल से दूर जंगलों में सुकून तलाशते मास्टर ब्लास्टर। काजीरंगा के इस दौरे में सचिन तेंदुलकर के साथ उनका परिवार भी मौजूद था। खास मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए नेशनल पार्क का स्टाफ भी पूरी तरह से मुस्तैद था। करीब 2.5 घंटे तक ये लोग जंगल में इधर उधर घूमते रहे। हाथियों का झुंड दिखा तो तस्वीरों को कैमरे में कैद करने से ये खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद पार्क का स्टाफ सधे हुए हाथियों के साथ इनके पास पहुंचा। हाथियों को चारा देकर मेहमान काफी खुश नजर आए। ये काम काफी देर तक चलता रहा। जंगल के इस सफर में जंगल सफारी सबसे खास रही। तेंदुलकर और उनके परिवार ने इसका पूरा मजा लिया। इस दौरान कोहोरा रेंज में 2 बाघ दिखे। बड़ी बिल्ली जैसे दूसरे जानवर को भी देखने का मौका मिला। सचिन रमेश तेंदुलकर ने काजीरंगा के कर्मचारियों से बातचीत की और वन संरक्षण के उनके प्रयासों की सराहना की। उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में एक कॉफी टेबल बुक भी भेंट की गई। और अब बात करते हैं मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर, फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रभुदेवा की। लखनऊ पहुंचे और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आखिर वजह क्या थी मुलाकात की, रिपोर्ट देखिए। बुधवार का दिन कोरियोग्राफर और एक्टर प्रभुदेवा के लिए बिल्कुल अलग ही रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के लिए भी अलग था। जब फिल्म निर्देशक और एक्टर प्रभुदेवा और उनकी टीम ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दरअसल आगामी फिल्म कनप्पा के प्रमोशन के लिए प्रभुदेवा, फिल्म के निर्माता और मोहन बाबू विश्वविद्यालय के कुलपति मोहन बाबू अपनी टीम के साथ योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। कनप्पा की टीम ने योगी को अंगवस्त्र और दूसरे उपहार दिए। तो योगी आदित्यनाथ ने कनप्पा के पोस्टर पर अपना ऑटोग्राफ दिया और टीम को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कनप्पा एक आने वाली भारतीय तेलुगु भाषा की फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन मुकेश कुमार सिंह ने किया है और इसे मोहन बाबू ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्त कनप्पा की पौराणिक कथा पर आधारित है। सोने की तस्करी में गिरफ्तार अभिनेत्री रन्या राव की नियमित जमानत याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीआरआई के खिलाफ
आपत्ति दर्ज करने को, डीआरआई से आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि डीआरआई 17 अप्रैल को अपनी आपत्तियां बताए। एक अदाकारा जो सोने की चमकती दुनिया में किसी सितारे की मानिंद जगमगाती थी, उसकी जिंदगी करवट बदल चुकी है। वो सलाखों के पीछे कैद है। बात रन्या राव की हो रही है, जिसे इसी साल 3 मार्च को डीआरआई ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शक के आधार पर रोका था। तलाशी में उसके पास से 14 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ था। अगली सुबह 4 मार्च को डीआरआई ने रन्या के घर पर छापेमारी की तो वहां से और सोना मिला। साथ ही 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। रन्या ने नियमित जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसी याचिका पर कोर्ट ने डीआरआई से उसके एतराज पूछे हैं और 17 अप्रैल को सभी आपत्तियां दर्ज करवाने का निर्देश दिया। रैकेट में कई नाम शामिल हैं। सोने की तस्करी दुबई से होती थी और उसे ऊंचे दाम पर बेंगलुरु में खपाया जाता था। ईडी, सीबीआई और डीआरआई तीनों एजेंसियां लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। बड़ा सवाल है कि क्या रन्या राव और उसके सहयोगियों को सजा होगी या फिर वो कानून के शिकंजे से बच निकलेंगे। इधर देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, दिल्ली में बिजली की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। देखिए, जब गर्मी बढ़ती है तो बिजली की डिमांड और बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब जानिए कि अब तक बिजली कितनी बढ़ चुकी है डिमांड। आइए कुछ डिटेल्स आपको देते हैं। और खास बात क्या है, देखिए खास बात यह है कि दिल्ली की अधिकतम जो बिजली की मांग है, डिमांड 5354 वाट तक पहुंच चुकी है और इस सीजन की अब तक की सबसे अधिक बिजली की यह डिमांड है। अधिकारियों के मुताबिक ये मांग इससे भी अधिक होने की संभावना है। अब तक की सबसे अधिक मांग 8656 मेगावाट की थी, जो जून 2024 में दर्ज की गई थी। और इस सीजन में दिल्ली की अधिकतम मांग 9000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान भी है। तो चलिए, मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को हीट वेव का सामना करना होगा। अगले हफ्ते से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इससे थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई है। और बढ़ती गर्मी का इतना तेज असर है कि दिल्ली एनसीआर में अभी से बिजली की खपत बढ़ चुकी है। राजस्थान में भी अभी भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। या कैसे मौसम का मिजाज है, कैसा मिजाज है, रिपोर्ट में बताते हैं। अप्रैल महीने में जून वाली गर्मी, शहर का तापमान हाई, चारों तरफ मचा हाहाकार, गर्म हवाएं और लू जैसे हालात। बाड़मेर पारा 46 के पार, जैसलमेर पारा 45 डिग्री। राजस्थान में जो इन 2 शहरों का हाल है, वही हाल सूबे के बाकी शहरों का भी है। दूसरे राज्यों में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में राजस्थान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 24 घंटों तक राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 10 और 11 अप्रैल को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में बादल गरजने की उम्मीद जताई जा रही है। तो तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। संभावना है कि ये हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। तूफानी बारिश के असर से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की प्रबल संभावना है, जिससे इस दौरान भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली में बढ़ते पारे के बीच प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस के विरोध में अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देखिए, दिल्ली के कई नामचीन स्कूल्स पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के इल्जाम लगे हैं, जिसके विरोध में पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए। दिल्ली की चिलचिलाती धूप में विरोध के सुर बुलंद हैं। हाथों में बैनर पोस्टर है और जुबान पर इनकलाब के नारे। ये अभिभावक प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी के मारे हैं। बेतहाशा बढ़ी फीस की भट्टी में पेरेंट्स कैसे झुलस रहे हैं। दिल्ली में कहां-कहां स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा। दर्द का मर्म 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर दिल्ली के द्वारका से आई। डीपीएस स्कूल के बाहर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इल्जाम है कि स्कूल ने बिना जानकारी के फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की, जिससे अभिभावकों की आर्थिक कमर टूट गई। दूसरी तस्वीर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की है। स्कूल का गेट बंद है, बाहर अभिभावक कतार में खड़े हैं, जिद पर अड़े हैं कि स्कूल मनमाने तरीके से बढ़ाई फीस को रोल बैक करें, वापस लें। स्कूलों पर इल्जाम यहां तक लगे हैं कि मोटी फीस वसूलने के बावजूद बच्चों को क्लासरूम की जगह लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। उधर स्कूल्स की मनमानी को सरकार मॉनिटर कर रही है। दिल्ली सरकार ताल ठोक रही है कि दिल्ली के 1677 स्कूल्स का ऑडिट कराया जाएगा। और देखिए, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर सरकार और प्रशासन की मेहरबानी हुई है और वो 21 दिन के लिए जेल से बाहर आ गया। फिलहाल वो सिरसा में अपने डेरे में है। देखिए पूरी कहानी क्या है।
गाड़ियों का ये काफिला सुबह सुबह जब हरियाणा के रोहतक की सोनारिया जेल से निकला तो बहुत कम लोगों को पता था कि इस काफिले में डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपनी सहयोगी हनीप्रीत के साथ मौजूद है। पुलिस की भारी सुरक्षा में उसे सिरसा डेरे तक ले जाया जा रहा है। राम रहीम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने डेरा सच्चा सौदे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। 21 दिन की फरलो एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी को लेकर दी गई है, लेकिन राम रहीम सार्वजनिक प्रवचन नहीं दे सकते। रेप और हत्या के केस में 20 साल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। इस दौरान वो सिरसा डेरे में ही रहेगा। उसने अपने ताजे वीडियो में कहा है, फिर से श्रद्धालुओं की सेवा में हाजिर हूँ, सभी अपने अपने घरों में रहें और डेरे के जिम्मेदार लोग जो कहें वही करें। गुरमीत राम रहीम को अपने पास पाकर समर्थक खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन 13वीं बार उसे राहत देने के पीछे हरियाणा जेल प्रशासन की मंशा क्या है, ये बड़ा सवाल है। अब बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद अब तक तनाव कायम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ममता सरकार को घेरने में लगी है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। कल यहाँ आगजनी और बवाल हुआ था, आज यहाँ तनाव है। हिंसा के बाद सख्त पहरा है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल कल मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था और ये प्रदर्शन हिंसक बवाल में बदल गया था। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी की शय पे पूरी बात हो रही है। ममता बनर्जी जिस तरीके से एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी जानती है कि ममता को हराना है तो हिंसा को मुद्दा बनाना होगा। वैसे साबित तो खुद को केरल की एक बकरी ने भी कर दिया है, जहां जो अपनी कद काठी लेकर दुनिया में फेमस हो चुकी है। आखिर 1.5 फीट की बकरी, जी हाँ 1.5 फीट की बकरी कैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शुमार हो गया, आपको जरूर देखना चाहिए। स्याह वर्ण की कुरुम्बी से मिलिए। ये कोई मामूली बकरी नहीं है, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विजेता है। ये दुनिया की सबसे छोटी बकरी है। कुरुम्बी कनाडाई पिग्मी नस्ल की बकरी है। इसकी हाइट मात्र 1.4 फीट है। वैसे तो पिग्मी नस्ल की बकरियां करीब 1.7 फीट की होती हैं, लेकिन कुरुम्बी 1.5 फीटिया है। खास बात यह है कि इस 1.5 फीट की बकरी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है। जब से 1.5 फीट की बकरी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तब से केरल का इडुक्की चर्चा में है। इडुक्की में लेनू पीटर का फार्म है, जहां अब 1.5 फीट की बकरी का दीदार करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के चितरंजन पार्क के दुकानदारों को धमकाया और उनकी दुकानें बंद करने पर उन्हें मजबूर किया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी इस आरोप पर उनका रिएक्शन क्या है, यह भी देखना जरूरी है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। ये वही वीडियो जिसे लेकर घमासान मचा है। वीडियो दिल्ली के चितरंजन पार्क का है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी संविधान की दुश्मन है और लोगों के अधिकारों पर हमला कर रही है। आरोप है कि सीआर पार्क के मंदिर के पास के दुकानदारों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डराया, धमकाया और दुकान बंद करने को कहा है। You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? महुआ के आरोप पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घटना की निंदा की और कहा कि सीआर पार्क के मछली दुकानदारों ने मंदिर का हमेशा सम्मान किया है। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की है।
वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने बीजेपी और टीडीपी पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती वक्फ कानून के खिलाफ अदालत का रुख करने वाले हैं। यह हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हुआ। मुद्दा वक्फ कानून पर चल रही चर्चा का था। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पीडीपी के विधायक वहीद पारा पर बरस रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ के मुद्दे पर पीडीपी और बीजेपी मिली हुई है। मलिक के इस बयान के बाद सदन के अंदर मारपीट जैसी स्थिति पैदा हुई, धक्का मुक्की हुई, यहां रखे फर्नीचर भी टूटे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने वक्फ का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस कानून पर आगे एक्शन लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने वक्फ एक्ट के खिलाफ अदालत का रुख करने की बात की। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। 3 दिनों से जारी इस हंगामे के दौरान पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में हुए हंगामे के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर हमला बेहद निंदनीय है। उन्होंने आगे लिखा है कि बीजेपी की बौखलाहट दिखाता है और महराज मलिक केवल जनता के सवाल उठा रहा था और बीजेपी जनता की आवाज को नहीं उठा सकती। अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। राणा सांगा पर विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध जबरदस्त हो चुका है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने विरोध का बिगुल बजाया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर चूड़ियां फेंकने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों को काबू में कर लिया। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ में करणी सेना के लोग सड़कों पर उतरे थे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने मामले में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। बहिष्कार करवा दिया तो साहब नामो निशान समाजवादी पार्टी का मिट जाएगा। 25-30% कम नहीं होते हैं साहब वोट। और सनातनी भी आज उनसे नाराज है क्योंकि उसने उस व्यक्ति का सपोर्ट किया जो व्यक्ति हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करता है। करणी सेना ने ऐलान किया है कि अगर रामजी लाल सुमन ने माफी नहीं मांगी तो 12 अप्रैल को आगरा में और बड़ा प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी भी ऐसे विरोध का जवाब देने की तैयारी में है। ऐसे में यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी और करणी सेना दोनों को नोटिस जारी किया है। एक तो तापमान बढ़ने से गर्मी इंसानों को झुलसा रही है, वहीं बिजली का बिल करंट दे रहा है। देखिए, गर्मी के मौसम में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने भी बिजली बिल का मुद्दा उठाया है। बिजली बिल का करंट क्या है, इसका असर, देखिए रिपोर्ट। गर्मी का मौसम है, आपका हो या हमारा, बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा ही। अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के घर का बिजली बिल तो इतना आ गया कि वो शौक रह गए कि मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपए का इतनी दुर्दशा की हुई है। अब इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। जिस बात को लेकर उन्होंने लगाया है कि बिजली का बिल आया, उनका बहुत बड़ा बिजली का बिल क्यों आया है। उन्होंने बहुत बड़ा अपना मकान बनाया है जिसमें मैंने कहा है, दिशा निर्देश दिए हैं और उस पर उनकी बात को वैसे मैं गंभीरता से नहीं लेता और वो अक्सर ऐसे बयान देते रहती है। कंगना जनसभाओं में लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं और अपने बयानों से खूब सुर्खियां भी बटोर रही हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस के राजा बाबू पर अपने बयान को लेकर हो या वह बोर्ड पर। ग्लोबल न्यूज की बात करें तो देखिए, चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता ही जा रहा है और अब वॉर पलटवार का दौर है। अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ का ऐलान किया तो चीन ने भी एक के बाद एक टैरिफ नए ऐलान कर दिए। ट्रंप के टैरिफ वॉर का दुनिया की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों पर असर दिख रहा है। अर्थव्यवस्था के जानकार आगे और नुकसान का अंदेशा जता रहे हैं। मंगलवार को अमेरिका ने चीन पर 104% का भारी भरकम टैरिफ लगाया
और आज चीन ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 84% टैरिफ का ऐलान किया, जो गुरुवार से लागू हो जाएगा। इस टैरिफ युद्ध से चीन और अमेरिका के बीच तनातनी और बढ़ेगी। दुनिया के ग्राफ पर भी इसका असर दिखेगा। ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन से रेसिप्रोकल टैरिफ का जवाब मिला तो वो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। चीन ने भी साफ किया है कि अमेरिकी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और वो इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेगा। चीन ने भारत से भी रेसिप्रोकल टैरिफ पर साथ आने की अपील की है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही फार्मा सेक्टर में भी नए टैरिफ का ऐलान करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़ने पर मजबूर होंगी और अमेरिका में अपना बिजनेस शिफ्ट करेंगी। ट्रंप के फार्मा टैरिफ पर भारत भी फिक्रमंद है, क्योंकि फार्मा सेक्टर देश का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला क्षेत्र है। अमेरिकी टैरिफ बढ़ा तो भारतीय फार्मा कंपनियों का बड़ा नुकसान होगा। अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में आज राष्ट्रवाद से लेकर भारत के आर्थिक मोर्चे पर चर्चा हुई। अधिवेशन में इस बात का संकल्प लिया गया कि देश से नकारात्मकता मिटानी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन नफरत, नकारात्मकता और निराशा के वातावरण को बदलने का संकल्प लिया गया और इसे बदलने के लिए न्याय पथ पर चलने का प्रण लिया गया। अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी ने सरकार पर भी हमले किए और वक्फ कानून पर भी घेरा। जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे, इस बार भी मुस्लिम लोग ही उसमें रहना, ये हमने वहां पर किया, क्योंकि कोई हिंदू टेंपल में मुस्लिम नहीं रहता। जिक्र इस बात का भी हुआ कि आजादी की लड़ाई में कौन अंग्रेजों के साथ थे। राहुल ने ट्रंप के टैरिफ हमले को लेकर आरोप लगाया कि सरकार खामोश है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, असमानता और ध्रुवीकरण की सारी हदें पार कर दी। अधिवेशन में मंथन हुआ कि जिले में पार्टी की नींव को मजबूत किया जाए। इसके लिए जिला कमेटी को आधार बनाया जाए। असम में रंगोली की बिहू की तैयारियां जोरों पर है। हर जगह इसकी धुन सुनाई दे रही है। नए साल का स्वागत करने वाले इस त्योहार की कैसी है रौनक, देखिए गुवाहाटी से रिपोर्ट। ढोल और पेपा की शानदार थाप से असम का जर्रा जर्रा पारंपरिक धुनों पर नाच रहा है। असम में रंगोली बिहू की तैयारी हो रही है और हर जगह इसके वर्कशॉप चल रहे हैं। असम की गलियों में बिहू की गूंज सुनाई दे रही है। गुवाहाटी के चांदमारी मैदान में हर दिन बिहू डांस की तैयारी चल रही है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। बिहू डांस के माहिर टीचर्स कलाकारों को इसकी बारीकियां सिखा रहे हैं, ताकि डांस के जज्बे में कोई कमी ना आए। त्योहारों के दौरान किया जाने वाला ये जीवंत लोक नृत्य अपने तेज कदमों और चेहरे के भावों के लिए जाना जाता है। ये डांस वसंत के आनंद को दर्शाता है। बिहू असम का खास त्योहार है। इसे असमिया नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। ये त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है, जिसमें रंगोली बिहू भी शामिल है। इसके अलावा कोंगाली बिहू और माघ बिहू भी मनाया जाता है। बिहू को मनाने का मकसद नया साल और अच्छी फसल की कामना करना होता है। चलिए इसी के साथ आज न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी और विकास भदौरिया को दीजिए आज के लिए इजाजत। लेकिन आगे क्या है विकास? बिल्कुल, कल फिर मुलाकात होगी। आगे देखिए खबरों का सिलसिला निधि के साथ।